Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 346 कूड़ा कचरा गीता की इरादे। वहीं मोक्ष की बात सुनकर देसे प्याली के अंदर ताकत आ गई थी। वो चिल्लाकर बोली, नहीं आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको अच्छे से हर रात सेटिस्फाई कर सकती हूँ, आपकी बीबी से भी ज्यादा मैं आपको प्लेजर दे सकती हूँ। मुझे नहीं मरना। वहीं अब ईशानी की सब्र टूट गया, उसने फिर से एक किक प्याली को मारा, जिस वजह से उसकी मुंह से खून निकल आया। राघव उस घटिया लड़की को देख रही थी जो बेशर्मी से खुद के बारे में घटिया बातें कह रही थी। अब आगे राघव को इस वक्त उस लड़की से बहुत ज्यादा घिन आ रही थी। वहीं गुस्से में तो मोक्ष भी था, इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई ऐसे सपने देखने की। मोक्ष को इस दुनिया में उसकी बीबी के सिवा कोई कभी भी छू नहीं सकता था। चाहे वो उसकी डेड बॉडी ही क्यों ना हो, उसे भी सिर्फ उसकी बीबी को छूना का हक है। अब तो मोक्ष का मन कर रहा था वो अभी इसी वक्त इस लड़की का जान ले ले। बस अपने बच्चों के बारे में सोचकर ही वो चुप था, वरना मोक्ष के लिए लड़के और लड़कियां सब समान थे। वो इसे यही इतनी दर्दनाक मौत देता कि सबकी रूह कांप जाती। पर उसने डिसाइड किया था कि इस लड़की को इतनी भयानक सजा मिलेगी कि ये लड़की ऐसे दोबारा सोचने से भी डरेगी। वहीं ईशानी की आंखें गुस्से से लाल थी, उसे प्याली पर कोई दया नहीं आई। उसने प्याली की बाल को पकड़कर खींचा और गुस्से से बोली, तुम्हारी हिम्मत की तो सराहना करनी पड़ेगी। तुम्हारी अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे हब्बी को छूने के बारे में सोच रही हो। इतना कहकर ईशानी ने उसे एक और किक मारा। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसके हब्बी पर नजर डालने की। तभी मोक्ष बोला, बीबी तुम्हें इस कचरे को छूकर अपनी हाथ को गंदा करने की जरूरत नहीं है। फिर गार्ड्स को देखकर बोला, इस कूड़े को यहाँ से उठा के बेस में ले जाओ। और लगता है इस लड़की को अच्छे से सेटिस्फाई करना आता है। इसे लेकर बेस में कैट स्टॉकर्स के सामने डाल देना, वो लोग इस लड़की को अच्छे से सेटिस्फाई करेंगे। फिर राघव की तरफ देखकर बोला, स्टाफ से कहकर केबिन को साफ करो। ये कचरा यहाँ थी, मैं नहीं चाहता हूँ कि इस कचरे की स्मेल मेरी केबिन में रहे। वहीं राघव जो स्टेकर्स सुनकर ही थोड़ा हैरान थे। ये लोग सिर्फ दूसरे गैंग्स के मेंबर थे जो कभी उनके बेस में घुस आए थे उन पर जासूसी करने। इनमें में से कई लोग ने लड़कियों के साथ पहले गलत किया था, और उनमें से कुछ को गार्ड्स रोज टॉर्चर करते थे। एक दिन में मार दिया जाए तो उन लड़कियों को न्याय क्या मिलेगा, इसलिए हर दिन उन्हें टॉर्चर किया जाता है। उनमें से अब बस 6 लोग ही बचे हैं, और अभी मोक्ष इस लड़की को उनके सामने फेंकने वाला था। तो क्या इतने महीने बाद एक लड़की को पाकर वो उसे नोच नहीं डालेंगे। राघव ने सिर हिला दिया। इस लड़की ने अपने लिए खुद ही गड्ढा खोदा है तो उसमें गिरना तो इसे खुद को ही है ना। अगर वो लास्ट में ऐसी बात नहीं करती तो शायद उसे बस सजा मिलती। राघव होश में आया और हाँ में सिर हिला दिया। गलती तो उसकी ही थी, उसने ही इस लड़की को काबिल समझकर नमन के आने तक काम पर रख दिया था। वहीं मोक्ष की ऐसी बात सुनकर प्याली जो दर्द से तड़प रही थी, वो और भी दुखी हो गई। क्यों मोक्ष सर को उसकी खूबसूरती दिखाई नहीं दे रही थी। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थी, कोई भी मर्द उसके साथ सोने से खुद को रोक नहीं पाता था। पहले भी उसने अपनी इसी खूबसूरती से बहुत सारे लड़कों को और अपने 2 ऑफिस की बॉस को फंसाया था। वो उसकी खूबसूरती की वजह से उसे कभी रिजेक्ट नहीं कर पाते थे। उसने इस वजह से पहले से शादीशुदा अपने बॉस को फंसाया था। तो फिर मोक्ष क्यों नहीं। मोक्ष को उसने अपना आखिरी एम माना था, क्योंकि मोक्ष हैंडसम भी था और अमीर भी है, बस उससे शादी करना चाहती थी। अगर मोक्ष शादीशुदा भी है तो भी उसने बहुत अच्छा ऑफर दिया था। आजकल तो अमीर लोग घर में बीबी रहकर भी बाहर कितनी अफेयर चलाते हैं। उसने भी तो ऐसे लोगों को पहले पैसों के लिए फंसाया था जो मैरिड थे। तो फिर मोक्ष को उसमें 1% इंटरेस्ट क्यों नहीं है। मोक्ष ने अभी अभी उसे कूड़ा कचरा कहा। क्या सच में वो मोक्ष की नजरों में इतनी बुरी है जो वो उसे कूड़ा कचरा कह रहे हैं, और यहाँ आने से ये ऑफिस गंदा हो गया है। उसकी स्मेल भी मोक्ष को पसंद नहीं। प्याली ने पहले जो सभी सपने मोक्ष को लेकर सजाए थे, वो सभी सपना इस वक्त टूटकर उसके लिए एक बुरे सपने में बदल गया था। उसे पता नहीं था कि स्टैकर्स क्या है और आगे उसके लिए क्या मुसीबत इंतजार कर रहा है। वो तो अब कुछ बोलने की हालत में भी नहीं थी। गार्ड्स उसे घसीटकर वहां से लेकर चले गए। वहीं उसके जाते ही रुद्रांश ने अपनी मोम को थम्सअप दिखाया। ये देखकर ईशानी हैरान हो गई, मोक्ष भी थोड़ा हैरान था।
क्या उनका बेटा अपनी मोम की किए कामों की तारीफ कर रहा है? थोड़ी देर में क्लीनिंग स्टाफ ने आकर पूरे केबिन को क्लीन करके चला गया। रुद्रांशी अपने डैडी के गोद में ही सो गई थी, थोड़ी देर पहले ही उसने खाना खाया था। उसके बाद प्याली की वजह से वो इतना रोई जिस वजह से थोड़ी देर में उसे नींद आ गई। ईशानी अपनी बच्ची की गाल पर मेडिसिन लगा रही थी, ताकि जब वो उठे तो उसे दर्द ही ना हो। जब जब वो अपनी बच्ची की गालों पर लाल निशान देख रही थी, तब तब उसे उस लड़की प्याली पर गुस्सा आ रहा था। मोक्ष ने गुस्से से राघव को देखा और दांत पीसते हुए बोला, अगली बार ऐसी लड़कियों को जॉब पर मत रखना। और मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की हेड को कॉल करो, उसे बोलो वो आज से नमन का काम संभाले। राघव ने हाँ में सिर हिला दिया और केबिन से बाहर चला गया। रुद्रांश ने अपनी बहन की गाल को धीरे से छुआ ताकि उसे दर्द ना हो। उसे भी अपनी बहन की ऐसी हालत देखकर गुस्सा आ रहा था, पर वो क्या कर सकता था, वो तो अभी 1 साल का भी नहीं हुआ था। वो जितना छोटा था वो उस लड़की को बस अपने गैजेट से ही सबक सिखा सकता था। गैजेट तो वो लाया ही नहीं था, वो तो उनके घर पर था। इसलिए ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो उस लड़की को सबक सिखा सके, जिसने उसकी प्रिंसेस को चोट पहुंचाया था। पर अपनी मोम को उस लड़की को सबक सिखाते देख रुद्रांश इस वक्त बहुत खुश था। अभी भी सोते हुए रुद्रांशी ने अपने डैडी की उंगली पकड़ रखा था। उसे अपने डैडी की गोद दुनिया की सबसे बेस्ट और सेफ जगह लगती थी। रुद्रांश भी अपनी मोम को गोद में चला गया। तभी ईशानी को नकुल का कॉल आया, तो वो नकुल से बात करने लगी। वहीं मोक्ष अपनी बेटी को गोद में ही सुलाकर अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ एक बड़े से विला के एक रूम में एक औरत गुस्से में फोन पर किसी से बात कर रही थी। ये कैसे हो सकता है, उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है? आह, वो औरत जो लगभग 44 साल की लग रही थी वो जोर से चिल्लाई। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? कोई भी सबूत नहीं था, फिर उसका बेटा उसे कैसे मिल गया? इतना कहकर उस औरत ने अपनी फोन को जमीन पर पटक दिया। तभी रूम की लाइट में उस औरत का चेहरा साफ नजर आया, जो बहुत क्रूर लग रहा था। नहीं, उस मीता की कोई बच्चा नहीं हो सकता, मैंने इतनी मेहनत किया, इतना सब कुछ किया, फिर भी उसका बच्चा कैसे बच गया? ये कोई और नहीं, मीता की चचेरी बहन गीता थी। अभी वो नीरज शुक्ला की बीबी थी। मीता अपनी बाल नोचने लगी, उसने सब कुछ पाने के लिए इतनी मेहनत किया, बरसों लगा दिया, पर अभी भी नीरज और उसके बीच कुछ भी नहीं सुधरा था। वो दोनों तो एक रूम में भी नहीं सोते थे, और अब ये मीता का बच्चा आ गया, उसके लिए ये एक और बड़ा खतरा था। उसने पहले भी चालाकी से मीता की पेट में पल रहे पहले बच्चे को मरवा दिया था, और ठीक इसी वजह से ऐसा हुआ कि आगे उसकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आने लगी, और उसका दूसरी बच्ची भी मरी हुई पैदा हुई। मीता और संजय के दूसरे बच्चे को भी वो मारना चाहती थी। पर जब वो दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो वो राजवंश फैमिली के साथ रहने लगी, जहां जाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था, और ही वहां नीरज जा सकता था। पर जब उसे पता चला कि प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के चलते मीता जी को एक मरी हुई बच्ची पैदा हुई, और कोई रास्ता नहीं है कि वो कभी भी दोबारा मां बन सके, तब वो उस वक्त सबसे ज्यादा खुश हुई थी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बच्चा संजय और मीता की नहीं हो सकता है। गीता जी ने उस रूम की सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया था। वहीं बाहर जो स्टाफ थे, वो सब रूम से आ रही तोड़फोड़ की आवाजों को हल्का सुन पा रहे थे, पर किसी में भी उस रूम के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। पहले भी जब भी उनके नीरज सर और मैडम के बीच झगड़ा होता था, ये औरत ऐसे ही रूम में जाकर तोड़फोड़ करना चालू कर देती थी। एक बार एक स्टाफ जो नई थी, इतनी शोर सुनकर अंदर चली गई, और बस यहीं उस स्टाफ ने बेचारी गलती कर दिया, और गुस्से में इस औरत ने सामान को उस लड़की के ऊपर फेंका, जिस वजह उस लड़की का सिर फट गया। उस लड़की को सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। उस लड़की की आंखों के नीचे भी सामान से लगी चोट के निशान थे, जो ठीक नहीं हुआ, और इस औरत ने उल्टा उसे नौकरी से निकाल दिया। उसे कोई मुआवजा भी नहीं मिला। बाद में उस लड़की की घरवालों ने केस किया तो उसे हटाने के लिए नीरज ने उन्हें 10 लाख दिया था। नीरज भले ही गीता से प्यार नहीं करता था, पर वो अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। तो गीता को बचाना कोई बड़ी बात नहीं थी। आखिरकार गीता दुनिया की नजरों में उसकी बीवी जो थी, अगर उसे जेल हो गई तो नीरज पर ही दाग लगता।
वरना उस जैसा इंसान कभी गीता के लिए कुछ नहीं करता। थोड़ी देर में रूम से आ रही आवाज शांत हो गया, तो सबने राहत की सांस लिया। शुक्र है चुड़ैल का कहर खत्म हो गया, एक स्टाफ अपनी दिल पर हाथ रख के बोली। तो दूसरी बोली, अब कौन इसकी रूम को साफ करने के लिए जाएगा? पता नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जाने वाली, किसे पता कब इस औरत की अंदर की चुड़ैल की आत्मा जाग जाए और वो मुझे भी पीट दे, पहली मेड अपना सिर हिलाते हुए बोली। तभी रूम का गेट ओपन हुआ और गीता बाहर आकर बोली, रूम को क्लीन करो। इतना कहकर वो बाहर की तरफ चली गई। उसे जाते हुए देखकर सबने राहत की सांस ली। चलो चुड़ैल चली गई, अब आराम से हम अपना काम कर सकते हैं। एक स्टाफ रूम को क्लीन करने के लिए चला गया। वहीं गीता बाहर आए और अपनी कार में बैठ गई और बोली, चलो उस लड़के को भी देख आते हैं जो मीता का बेटा बन बैठा है। इतना कहते हुए उसकी चेहरे पर एक सातिर स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ पाठक विला में जैकी सोफे पर पैर चढ़ाए बैठा हुआ था और सबको देख रहा था, जो उसे देखकर खुनस खा रहे थे। ये देखकर उसने मुंह बना लिया और बोला, मैंने बस सिर पर तेल मालिश करने को बोला था, तो आप सबने तो मुंह ही बना लिया। मैंने इतना बड़ा काम भी तो नहीं कहा था किसी से, जो आप लोग मुझे ऐसे देख रहे हो जैसे मैं कोई एलियन हूं। क्या मैंने आपसे आपकी सारी प्रॉपर्टी मांग लिया है? बूढ़े नाना जी, आप ही बताइए कि क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? जैकी ने रत्नाकर जी को देखते हुए पूछा। तो रत्नाकर जी की आंखें छोटी हो गई, वो थोड़े कठोर भाव से बोले, मैं स्टाफ से कह रहा था वो दबा दे। तभी जैकी उन्हें हाथ दिखाकर बोला, क्यों स्टाफ, क्यों मेरा सर दबाएंगे? जबकि मेरे पास दो नालायक मामा और एक आलसी मामी है जो बैठी है। अगर छोटी मामी होती तो मुझे बिल्कुल मना नहीं करती, पर अफसोस वो तनुजा को लेकर मॉल गई हुई है, कुछ तनुजा की स्कूल चीजें खरीदने। वो भी ऑटो से जाने वाली थी, ये तो अच्छा हुआ मेरा ड्राइवर उन्हें ले गया। मुझे अगर पता होता कि मेरा ननिहाल इतना गरीब है, मैं अभी तक अपनी मोम के लेकर घर चला जाता। वहां मेरे लिए कितना सारा कार है जो मेरी दी ने मुझे दिया है, और मोक्ष भाई और बाकी सब ने भी दिया है, पर यहाँ तो सब ऑटो से जाते हैं। फिर इतना पैसा होने का क्या फायदा? जैकी बड़ब डर रहा था। वहीं बाकी सबको काफी इरिटेटिंग लग रहा था, क्योंकि शोभिता ने ही ड्राइवर को निर्मला को कहीं ले जाने के लिए मना कर दिया था।